ओम शांति। आज का वरदान में प्यारे बाबा ने कहे कि साक्षीपन की सीट द्वारा परेशानी शब्दों को समाप्त करने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी बाबा। तो बाबा ने इसमें जो मुख्य बात कहा कि इस ड्रामा में जो कुछ हो रहा है उसमें कल्याण समाया हुआ है। लेकिन आमतौर पर हमारे जीवन में जब कोई परिस्थिति आती है तो हम हिल जाते हैं, क्योंकि उससे हमें कल्याण नहीं दिखाई देता है। जैसे आलोचना हुआ, कुछ बीमारी पड़ी, कुछ एक्सीडेंट हो गया, तब मन तुरंत सोचता है कि क्या हो गया। लेकिन बाबा कहते हैं इसमें कल्याण समाया हुआ है। तो इसको लेकर के मन में कभी कभी विरोधाभास भी आ जाता है। तो इसको आज हम समझेंगे अलग अलग पर्सपेक्टिव से, केवल स्पिरिचुअल नहीं, साइकोलॉजी, न्यूरोसाइंस, फिजिक्स, पॉजिटिव साइकोलॉजी, स्टोइक प्रिंसिपल, ऐसे अलग अलग तरीके से समझेंगे, क्योंकि एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है। तो जीवन में जब कुछ होती है, ड्रामा में कुछ घटना घटित होती है, जब हम सिर्फ वर्तमान को देखते हैं तो हमें नुकसान दिखाई देता है। इसीलिए बाबा ने दो वर्ड बोला, एक साक्षी और एक त्रिकालदर्शी। जब इसी स्थिति में हम देखेंगे तो उसमें हमें कल्याण समाये हुए दिखाई देगा। त्रिकालदर्शी मतलब पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम एक बीज बोते हैं मिट्टी में, ठीक है, तो कोई जिसको कोई ज्ञान नहीं इसके बारे में, वो क्या देखा, अरे बीज तो मिट्टी के अंदर बरीड हो गई, चली गई, नष्ट हो गया। लेकिन वो एक विशाल वृक्ष बनता है। इसके ऊपर एक अच्छा सुंदर कहानी आती है ना। एक व्यक्ति होता है, वो एक बांस का जो पेड़ होता है ना, उसका बीज बोता है, पानी देता है, उसको जो भी कुछ चाहिए देता है। 6 महीना हो गया, कुछ नहीं उगता है। 1 साल होता है, कुछ नहीं होता, वो पानी देता रहता है, उसको जो भी कुछ चाहिए होता है देता रहता है। 2 साल हो गया, कुछ नहीं होता है। लोग उसको बोले, क्या कर रहे हो तुम्हें, क्या कर रहे हो। 3 साल होता है, फिर भी कुछ नहीं होता है। फिर लोग कहते पागल हो गया, किसके पीछे तुम भागे रहे हो, कुछ नहीं हो रहा है। 4 साल हो गया, 5 साल हो गया, और 5 साल के बाद वो एक 90 फीट का बाम्बो ट्री बन के खड़ा हो जाता है। तो प्रश्न यही है कि 5 साल तक उसमें कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन जो आज 90 फीट ऊंचा उठी, वो 5 साल तक अंदर के जो उसका रूट है उसको विस्तार रूप में बढ़ा रहा था। तो इसको यदि हम प्रेजेंट की सिचुएशन में देखेंगे तो मतलब नुकसान हुआ ना, मैंने इतना साल हो सब किया। इसलिए बाबा कहते हैं कि साक्षीपन की सीट पर सेट होकर देखो, इसको एक ड्रामा की तरफ देखना है। तो जब ये समझ आती है तो परेशानी समाप्त हो जाता है। परेशानी मतलब परेशान, दूसरे की स्थिति। जब मैं आत्मा अपनी स्थिति में स्थित होती हूँ तब मुझे स्टेबल रहने के लिए मिलता है। इसको अगर हम न्यूरो साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, हमारे ब्रेन में बहुत सारे हिस्से, उसमें से 2 सक्रिय हिस्से हैं। एक है अमिगडाला और दूसरे है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। तो अमिगडाला को हम ऐसे कह सकते हैं, फियर सेंटर। कुछ हो गया, भागने के लिए हमेशा कोशिश करता है। तो जब हमारी स्थिति ऊपर नीचे होती है, उसे हम साक्षीपन के दृष्टि से नहीं देखते हैं, सिर्फ प्रेजेंट में देखते हैं, नुकसान को देखते हैं, तो अमिगडाला सक्रिय हो जाता है और वो तनाव पैदा करता है मन में। लेकिन जब हम साक्षीपन की दृष्टि से त्रिकालदर्शी की स्थिति से सेट होकर देखते हैं तो हमारा मन शांत होता है। तो उस समय हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिव होता है, वो सक्रिय हो जाता है, और उसे हमको फ्यूचर का भी, उसमें क्या कल्याण है वो दिखाई देता है कभी कभी, या कभी कभी मन शांत होता है। तो आधुनिक मनोविज्ञान में इसे कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग कहते हैं। मतलब घटना वही रहती है पर उसका अर्थ बदलने से हमारा अनुभव बदल जाता है। इसलिए NLP मतलब न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम में कहते हैं, मैन्स माइंड इज ए मीनिंग मेकिंग मशीन। तो क्या मीनिंग देता है?
वही चीजें 5 लोग 5 मीनिंग देंगे ना, तो हम क्या मीनिंग देते हैं? तो ये जो कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पॉजिटिव साइकोलॉजी में एक सिद्धांत है जिसको कहते हैं पीटीजी, पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ। यानी जब कोई कठिन अनुभव हमारे साथ आती है, वो हमको और मजबूत बनाते हैं, और जागरूकता बनाते हैं, और संवेदनशील बना देता है। इसी तरह न्यूरोप्लास्टिसिटी भी बताती है कि जब चुनौतियां आती है ना, मस्तिष्क में नया नया न्यूरल पाथवेज बनता है, क्योंकि वो न्यूरोप्लास्टिसिटी भी बताते एक्सपीरियंस के आधार पर हमारा नया न्यूरल पाथवेज बन जाता है और उस आदमी का व्यक्तित्व शक्तिशाली हो जाती है। पश्चिम दर्शन की अगर बात देखेंगे, स्टोइक फिलोसफी, उनका एक बहुत अच्छा सिद्धांत है जिसको कहते हैं अमर 40, यानी लव योर फेट। अर्थात जीवन में जो होता है उसे स्वीकार करो और उसे विकास का साधन बनाओ। स्टोइक फिलोसफी यही कहती है ऑब्स्टेकल इज द वे, यानी जो बाधा दिखाई देती है वो आगे बढ़ने का रास्ता बन जाती है। इसे अगर हम फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे तो वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। क्वांटम फिजिक्स में कंसेप्ट है ऑब्जर्वर इफेक्ट, मतलब एक ऑब्जर्वर किसी जो दृष्टि से देखता है वो बन जाता है। जिसे जो फिजिक्स पढ़ते जानते हैं, वो पार्टिकल डुअलिटी होता है। कभी इलेक्ट्रॉन हो, इवन इफ लाइट हो, फोटोन हो, कभी कभी वो वेव जैसा बिहेवियर करता है, कभी पार्टिकल जैसा बिहेवियर करता है। तो ऑब्जर्वर किसी दृष्टिकोण से देखता है, वो बेसिकली उस दृष्टिकोण के हिसाब से वो बन जाता है। इवन इफ फिजिक्स में से और एक कंसेप्ट के साथ हम जोड़ सकते हैं जिसे कहते हैं एंट्रोपी। तो एंट्रोपी क्या कहता है कि सिस्टम जब डिसऑर्डर होता है फिर ऑर्डर को जाता है। तो कोई बार कोई सिस्टम पहले अव्यवस्था या डिसऑर्डर उत्पन्न होती है, लेकिन उसी प्रक्रिया के बाद एक नया और अधिक संतुलित ऑर्डर जन्म लेता है। प्रकृति में भी देखा जाता है कि कई बार पुराने ढांचे को टूटने के बाद एक नई और अधिक सुंदर व्यवस्था बनती है। इसी तरह में जीवन में जब कुछ परिस्थितियां देखने में नुकसान लगती है, लेकिन वही आगे चलकर एक नए विकास का आधार बन जाती है। इवनी भगवत गीता ये कहती है समत्वं योग उच्यते, अर्थात सुख और दुख में संभावना रखना ही सच्चा योग है। तो जब आत्मा परिणाम की चिंता छोड़कर केवल कर्म पर ध्यान देती है तो उसे हर परिस्थितियों में ईश्वरीय योजना दिखाई देने लगती है। तो इस प्रकार आधुनिक ज्ञान, विज्ञान, दर्शन एक ही सत्य की ओर संकेत करती हैं कि परेशानी का कारण घटना नहीं बल्कि उसके प्रति हमारी दृष्टि क्या है, हमारी मनोविज्ञान क्या है, हमारी दृष्टिकोण क्या है, किसी स्थिति से हम उसे देखते हैं। और एक सुंदर कहानी याद आता है जो अक्सर करके उषा बहन जी सुनाते हैं कि एक भाई होता है, बाबा का बहुत पक्का बच्चा होता है, तो बहुत अच्छा सोशल सर्विस वो करता है और उसे नॉमिनेट किया जाता है अमेरिका में कुछ अवार्ड देने के लिए। तो बहुत खुश होता है और मन में डिसाइड करके जाता है उसका खुशी का जो श्रेय है बाबा है। बाबा मिलने के बाद उसको इतना सब कुछ होता है तो जाकर के बाबा के बारे में बताएगा और बाबा का नाम भी वाला होगा। तो जिस दिन फ्लाइट पकड़ना है उसी दिन वो बाथरूम में नहाता है वो भाई, तो उसका पैर फिसल जाता है, फिर वो गिर जाता है और उसका पैर टूट जाता है। हॉस्पिटल में एडमिशन होता है, खैर उसका जाना कैंसिल हो जाता है। फिर दीदी जाती है उसे मिलने के लिए हॉस्पिटल में, तो वो दीदी के ऊपर नाराज होता है, बाबा के ऊपर भी अपना नाराजगी दिखाता है कि मैं तो बाबा के नाम वाला करने के लिए जा रहा था, प्रत्यक्षता करने के लिए जा रहा था, लेकिन ये क्या हो गया मेरे साथ, तो ये तो अकेला नहीं हुआ ना। तो खैर दीदी उसको सांत्वना देते हैं लेकिन वो भाई समझता नहीं है। फिर कुछ समय बाद, कुछ घंटे बाद अब न्यूज़ देखता है तो पता चलता है कि कुछ फ्लाइट क्रैश हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है। तो और देखता है कि जो फ्लाइट में वो भाई जी का टिकट था वही फ्लाइट कैंसिल हुआ है। तो जब इस न्यूज़ जो सुनता है तो उसके आंखों से जार जार आंसू बहता है और उसे समझ में आता है कि
कि सचमुच ड्रामा कितना कल्याणकारी है। तो प्यारे भाई और बहनें, ऐसे हमारे जीवन में बहुत सारी परिस्थितियां आती है, तो कभी कभी उसे किसी किसी का शॉर्ट टर्म जो इम्पैक्ट है हमें पता चल जाता है कि नहीं इससे हुआ, इससे कल्याण है। लेकिन कभी कभी शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट हमको पता नहीं चलता है और हमें बहुत परेशानी होती है जीवन में। अगर याद आ रहा है तो हमें भी अपना कहानी याद आ गया बताते बताते। जब हम बचपन में मतलब हमारा 12th के बाद ज्ञान मिला, बाबा के ज्ञान में बहुत भरोसा आता है और बाबा के ज्ञान को एक टिक करते हुए हम ज्ञान को भी उठाते हैं और लौकिक पढ़ाई भी पढ़ते हैं। खैर बहुत बड़ा स्टोरी है, हम गरीब में पढ़ना पड़ता है तो हमें इतना अच्छा कोचिंग वगैरह नहीं मिलता है। तो फिर बिना कोचिंग में हमको उस टाइम जेई क्वालिफाई होता है और हमें गवर्नमेंट कॉलेज में इंजीनियरिंग करने का मिल जाता है सीट्स। तो वो सब फिक्स होता है, फाइनल होता है। तो लेकिन पैसा तो नहीं होता है, तो ठीक है कोई नहीं, बोले मुझे स्टडी लोन मिल जाएगा। तो फिर काफ़ी कुछ अरेंजमेंट मतलब वो होता है, सब कुछ प्लानिंग करने के बाद जब स्टडी लोन के लिए हम जाते हैं तो कुछ कुछ होता है, बहुत कोशिश करने के बाद स्टडी लोन नहीं मिलता है। तब दिल थोड़ा टूट जाता है और एक साल हमारा वेस्ट भी हो जाता है, क्योंकि उसी समय हमारा हायर स्टडी के लिए जो एडमिशन है उसका डेट भी चला जाता है। तो फिर हमें जो अच्छा भी कॉलेज मिलने वाला था बीएससी करने के लिए वो भी नहीं मिलता है। हम दूसरे कॉलेज में जाते हैं, इससे छोटा सा कॉलेज में, तो मन में थोड़ा प्रश्न रहता था। खैर बाबा के ज्ञान में होते हैं तो वही ड्रामा कल्याणकारी है समझा के वो करते हैं। फिर वही यात्रा आगे बढ़ता है। फिर बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स भी आते हैं, लेकिन फाइनल ऐसे होता है हमें इंजीनियरिंग तो नहीं मिला, लेकिन अंदर में जो दिल में जो एक इच्छा था, एक साइंटिस्ट बनना है, तो और वो भी बहुत स्टोरी है। जैसे सूरज भाई जी का प्रोग्राम होता है, हम विजुअलाइज करते हैं इस इंस्टीट्यूट में हम बन रहे हैं, और वो भी बहुत मिराकलस वे में होता है। तो फिर बाद में हमें रियलाइज होता है अगर उसी समय हमें स्टडी लोन मिल जाता तो हमें जॉब तो इंजीनियर तो बन जाते, जॉब तो मिल जाता, क्योंकि हमें बहुत ज़रूरत था उस समय। लेकिन अभी के हिसाब से जो मेरा ड्रीम जॉब था, मतलब जिस फील्ड में मैं जाना चाह रहा था, जो विज्ञान की रिसर्च लाइन में, वो मुझे नहीं मिल पाता। तो कल्याणकारी था। फिर मैं बाबा को दिल से इतना शुक्रिया करता हूँ, जी बाबा आपने कहाँ लिया। ऐसे बहुत सारे घटनाएं होती है लाइफ में, बहुत सारे हैं, जब हम एनालिसिस करते हैं तो पता चलता है। तो प्यारे भाई और बहनें, जब इसे हम इस दृष्टिकोण नजरिया से देखते हैं तो ऐसा सिचुएशन जब आता है ना, चाहे भले हमें फ्यूचर का कोई तुरंत कल्याण नहीं देखा देता है, तो प्रेजेंट मोमेंट में हम खुद ही खुद को स्थिर बनाना, सक्रिय करके देखना, मैं उससे अलग हूँ, डिटैच हूँ, ये बहुत अच्छा है। फिर बाद में उसका जो पॉजिटिव कंसिक्वेंस हमें पता चल जाता है। तो इसलिए बाबा का, अगर बाबा का साथ और हाथ मेरे साथ है, तब डर और शिकायत समाप्त हो जाता है और जीवन का हर दृश्य सीख और उन्नति का अवसर बन जाता है। तभी आत्मा की जो स्थिति बन जाती है बेफिक्र बादशाह स्थिति। इसीलिए आज का वरदान का सार यही है कि हम साक्षी भाव में रहकर हर घटना को अगर ईश्वरीय योजना का हिस्सा माने और अपने भीतर यह दृढ़ संकल्प करे कि मैं आत्मा साक्षी दृष्टा हूँ, ड्रामा का हर सीन मेरे लिए कल्याण के लिए है और परमात्मा का हाथ सदा मेरे साथ है। तो अच्छा जी, ये था आज की मुरली से चिंतन। अगर आपका कुछ ऐसा